महाराष्ट्र को रेलवे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। मुंबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से चल रहे हैं। CSMT कुर्ला 5th 6th लाइन, मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन, हार्बर लाइन को गोरेगांव से बोरीवली एक्सटेंशन करना, बोरीवली विरार 5th 6th लाइन, विहार से डहाणू रोड 3rd और 4th लाइन, पनवेल करजत सबर्बन कॉरिडोर, एरोली कलवा एलिवेटेड सबर्बन कॉरिडोर लिंक, कल्याण आसनगांव 4th लाइन, ये सारा डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। कल्याण बदलापुर 3rd 4th लाइन, कल्याण कसारा 3rd लाइन, नई गांव जुईचंद्रा डबल कॉर्ड लाइन, नीलजे कोपर डबल कॉर्ड लाइन, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं, 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं केवल मुंबई एरिया के लिए। इसी तरह से पुणे के लिए, संभाजीनगर के लिए, नागपुर के लिए, पूरे महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। मुंबई के लिए बहुत अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई थी। उसके बाद में तय हुआ कि 238 नई एयर कंडीशनड मैन्युफैक्चरिंग भी जल्दी चालू हो जाएगा। अप्रूवल प्रोसेस से निकल रहा है, वो सारा सैंक्शन प्रोसेस में है अभी। तो दैट विल बी अनदर मेजर इम्प्रूवमेंट इन दी सिटी ट्रांसपोर्टेशन। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है मुंबई वन कार्ड, जिसके बारे में आप बताएंगे। उसमें भी रेलवे जुड़ेगा और ओवरऑल महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स, मुंबई के प्रोजेक्ट्स, पुणे की कैपेसिटी बढ़ाने में पहला माइलस्टोन अभी जल्दी अनदर 45 डेज में या ज्यादा 60 दिनों में कंप्लीट होगा हड़पसर की कैपेसिटी बढ़ने से। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में बहुत तेजी से रेलवे का नेटवर्क आगे बढ़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने सबने मिलके वेव्स का अभी कंप्लीट रिव्यू किया। आप सबकी जानकारी में है वेव्स, फिर भी बहुत शॉर्ट में रखूंगा कि वेव्स बेसिकली आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई क्रिएटिव इकोनॉमी के कैपिटल रहे हैं। कई ऑलमोस्ट 100 साल से अधिक का इतिहास है क्रिएटिव इकोनॉमी में। टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है। इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मुंबई की लीडरशिप और महाराष्ट्र का ये जो बहुत बड़ा फोकस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेव्स की कल्पना की है, जो कि ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा, एक ऐसा जो कि दुनिया भर से, जैसे लोग ऑस्कर के लिए फिल्मों में ऑस्कर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही नई क्रिएटर्स इकोनॉमी में आने वाले समय में वेव्स के बारे में दुनिया भर का एक एस्पिरेशन रहेगा। तो उसका बहुत अच्छा अभी डिटेल रिव्यू हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपकी टीम ने कंप्लीट एक तरीके से वन टीम की तरह काम किया है। वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, तो एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आप इस विषय को रखें। माननीय केंद्रीय रेल्वे आणि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, सन्माननीय मुख्य सचिव आणि भारत सरकारचे INB सचिव श्री जाजू जी, मी सर्वात पहिल्यांदा माननीय रेल्वे मंत्र्यांचे मनापासून आभार मानतो की आज एक अतिशय महत्त्वाच्या लिंकचं या ठिकाणी त्याची सुरुवात त्यांच्या माध्यमातून होते आहे। गोंदिया बल्लारशा रेल्वे लाईनचं दुहेरीकरण, ज्याकरता 4,819 कोटी रुपये हे केंद्र सरकारने या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि यामुळे निश्चितपणे जो विदर्भाचा भाग आहे त्याला एक मोठा फायदा होणार आहे आणि विशेषतः छत्तीसगड आणि तेलंगणाशी जो व्यापार आहे, व्यवहार आहे, हा विदर्भाचा वाढण्याच्या दृष्टीनं ही एक अत्यंत महत्त्वाची लाईन आहे। कारण आपल्याला माहिती आहे की गोंदिया
अशा ठिकाणी आहे की जिथनं मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोघांची बॉर्डर आहे आणि पलीकडे पासून तेलंगणा आणि तिकडे आंध्र प्रदेश आपल्याला मिळतो. त्यामुळे अतिशय स्ट्रॅटेजिक अशा प्रकारची ही जी लाईन आहे ती या ठिकाणी खरं म्हणजे आज मंजूर झाली. त्याबद्दल मी मनापासून आभार माननीय मंत्री महोदयांचे मानतो. सो त्यांनी सांगितलं की जवळपास 1,73,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये महाराष्ट्रामध्ये खर्च करते आणि विशेषतः 132 स्टेशन्स महाराष्ट्रातले केंद्र सरकारने रेल्वे मिनिस्ट्रीने रिडेव्हलपमेंट करता घेतलेले आहेत, ज्यामध्ये आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस देखील आहे आणि महाराष्ट्रातले जवळजवळ सगळे महत्वाचे स्टेशन्स याचं वर्ल्ड क्लास स्टेशन्स मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन हे रेल्वे विभागाच्या माध्यमातून होत आहे. यावर्षी देखील जवळपास 24,000 कोटी रुपये 23,700 कोटी रुपये हे रेल्वे बजेटमध्ये आपल्याला मिळालेले आहेत. आपण जर बघितलं तर यूपीएच्या 10 वर्षात 10,000 कोटी रुपये देखील एकत्रितपणे 10 वर्षात मिळालेले नाहीत आणि दरवर्षी 23,000-25,000 कोटी रुपये हे आपल्याला माननीय मोदीजींच्या सरकारमध्ये महाराष्ट्रामध्ये अपग्रेडेशन करता या ठिकाणी मिळत आहेत. नवीन रेल्वे लाईन्स देखील सुरू होत आहेत आणि यासोबत एक अजून खूप आनंदाची गोष्ट आहे की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आता लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट हे देखील या ठिकाणी सुरू होणार आहे, ज्याच्यामध्ये अतिशय सुंदर अशा प्रकारची आयकॉनिक रेल्वे 10 दिवसाचा टूर हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जे काही विविध महत्वाचे किल्ले आहेत किंवा जागा आहेत आणि अर्थातच त्याच्याशी संबंधित इतर जे काही आपले सांस्कृतिक स्थळ आहेत याला जोडणारा याचीही सुरुवात ही रेल्वे विभाग त्या ठिकाणी करतो आहे. ही पण मला असं वाटतं की अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे आणि म्हणून मी माननीय रेल्वे मंत्र्यांचं अतिशय मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. आज खरं म्हणजे व्हीसीच्या माध्यमातून आपल्याकडे गोंदियाचे पालकमंत्री बाबासाहेब पाटील, चंद्रपूरचे पालकमंत्री अशोकजी उईके, गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल हे देखील जुडलेले आहेत. गोंदियावरनं आपले जे खासदार आहेत आणि माजी मंत्री प्रफुल्लभाई पटेल हे देखील जुडलेले आहेत. आमदार विनोद अग्रवालजी, विजय रांगडालेजी, कीर्तिकुमार भांगडियाजी, सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी, किशोर जोरगेवारजी असे सगळे लोक हे वेगवेगळ्या ठिकाणून लिंकवर या ठिकाणी जुडलेले आहेत. त्यांचंही मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि रेल्वे विभागाने महाराष्ट्राला ही जी काही एक प्रकारे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रायोरिटी दिलेली आहे त्याबद्दल मी रेल्वे विभागाचे मनापासून आभार मानतो. यासोबत आत्ताच माननीय मंत्री महोदयांनी वेव्हचा उल्लेख केलेला आहे. वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समिट ही 1 मे पासून 4 मे पर्यंत मुंबईमध्ये याच बीकेसीच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरला होणार आहे. जगातली क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी मधली सगळ्यात मोठी समिट ही असणार आहे. 100 देशातनं त्याच्यामध्ये काही हेड ऑफ द स्टेट्स, काही महत्वाचे मंत्री आणि अर्थातच क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी मधले वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत असे सगळे ज्याला आपण म्हणू शकतो ते या येणार आहेत. आणि माननीय प्रधानमंत्री महोदयांची इच्छा आहे की दरवर्षी हा इव्हेंट क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा भारतात होईल, आपल्याकडे होईल. त्याचा परमनंट व्हेन्यू जो आहे तो मुंबई राहणार आहे आणि याला हळूहळू जगातला सगळ्यात मोठा इव्हेंट, जसं मंत्री महोदयांनी आता सांगितलं की फिल्म फेस्टिवल करता कान्स मानलं जातं किंवा वेफ करता डावोस हे आहे किंवा तिकडे आपल्याला माहिती आहे की ऑस्कर अवॉर्ड्स आहेत, ग्रॅमी अवॉर्ड्स आहेत.
जगातले हे सगळ्यात मोठ्या क्रिएटिव्ह प्रॉपर्टीज मानल्या जातात. तशा प्रकारची क्रिएटिव्ह प्रॉपर्टी ही वेव्हजला या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न आपल्या माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या माध्यमातून होतोय. कारण आज जगातली फास्टेस्ट डेव्हलपिंग इकॉनॉमी जर कुठली असेल तर ती क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी आहे. सर्वात जास्त वेल्थ क्रिएट करते आणि सर्वात जास्त जॉब्स क्रिएट करते. आणि म्हणून भारताने याच्यामध्ये अग्रसर राहावं. कारण क्रिएटिव्ह वर्ल्ड वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये सर्वाधिक जुनं हे भारतामध्ये आहे. आपण जर बघितलं तर स्टोरी टेलिंगचा आर्ट, वेगवेगळे फॉर्मॅट, नाट्यशास्त्र असेल, सगळ्या गोष्टी आपल्याला भारतामध्ये प्राचीन काळापासून मिळतात. आणि म्हणून आता या इकॉनॉमीला भारताने लीड केलं पाहिजे. या दृष्टीनं वेव्हजची या ठिकाणी संकल्पना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या टीम्स या ठिकाणी आहेत. आणि यातलाच एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जो मंत्री महोदय आप बोलते समय थोड़ा आपके दिमाग भूल गए, यानी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था महाराष्ट्र को दी है, IICT जो है IICT, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी जशी आहे तशी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी ही देशातली सगळ्यात प्रायमरी क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीची संस्था असणार आहे. आपलं जे फिल्म सिटी आहे तिथे दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि फिकी काही लोक असे एकत्रित येऊन ही संस्था या ठिकाणी उभी करणार आहे. वन ऑफ इट्स काइंड अशा प्रकारची ही अति महत्त्वाचा महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल मी माननीय मंत्री महोदयांचे आणि देशाचे प्रधानमंत्री महोदय यांचे आभार मानतो की क्रिएटिव्ह वर्ल्डमध्ये आपण या माध्यमातून खूप पुढे जाणार आहोत. यासोबत मंत्री महोदयांनी अजून एक महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. मालाडमध्ये जवळपास 240 एकर ही INB मिनिस्ट्रीची जागा आहे. महाराष्ट्र सरकार सोबत कोलॅबरेट करून या स्पेस अशा प्रकारची त्या ठिकाणी व्यवस्था ही उभी करण्याचा मानस हा मंत्री दाखवले. क्रिएटिव्ह वर्ल्ड, फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन किंवा स्टुडिओ या सगळ्या गोष्टींमध्ये वर्ल्ड क्लास अशा प्रस्था ही मुंबईमध्ये तयार करून मुंबईला पुन्हा एकदा, आता एंटरटेनमेंट कॅपिटल आहोत पण एंटरटेनमेंट कॅपिटल मुंबईला अशा प्रकारचे क्रिएशन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून या ठिकाणी करणार. माझे मंत्री महोदयांचे आभार मानतो. लवकर आम्ही करू आणि त्याचं प्लॅनिंग देखील जे आहे ते आम्ही निश्चितपणे करू. असं वाटतं की या वेव्हजच्या माध्यमातून एका ज्याला आपण क्रिएटिव्ह स्पेसच्या कन्व्हेन्शनमध्ये ग्लोबल मॅपवर नेण्याचा आपला प्रयत्न आहे होईल. आपल्यालाही सगळ्यांना माझी विनंती आहे की आपण याला सिटी द्यावी. जास्त लोकांना अशा प्रकारे करावा अशा प्रकारे आपल्यालाही विनंती करतो. एक उससे जुड़ा हुआ है कि आज मुंबई महाराष्ट्र में कई जगहों पर रेलवे लाइन को लेकर मुझे लगता है उसके बारे में तो मंत्री जी ने बता ही दिया है. मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहता हूं, जो वेव्स की संकल्पना है मंत्री जी ने आपके सामने रखी हुई है कि ये जो एक क्रिएटिव सिस्टम है जिसमें ऑडियो और एंटरटेनमेंट ये जो स्पेस है इसमें सबसे बड़ा इवेंट भारत में हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नजर वेव्स समिट मुंबई में होने जा रही है. और INB मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी करना चाहते कि मुंबई इसको होस्ट करने की जिम्मेदारी दी की साथ महाराष्ट्र की टीम
लगातार कर रही है। एक बहुत एक 4 मई तक हम करेंगे और आगे भी हर वर्ष ये इवेंट प्रयास कि जैसे फिल्म फेस्टिवल के लिए कांस को जाना जाता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑस्कर अवार्ड या अवार्ड के स्पेस में मुंबई और भारत वही अदा करे और इस इकोनॉमी को हम लीड करें, ये भारत सरकार की मंशा है और महाराष्ट्र सरकार के काम हो रहा है। 2 चीजें मैं और जिसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये शुरू करने का निर्णय किया है और पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव ये फिर शुरू होगी। भारत सरकार का इनिशिएटिव है, होगा और कुछ अन्य होगी। बहुत ही क्रिएटिव वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर प्रकार को मिले, इसलिए मैं आदरणीय वैष्णव जी का आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ हमारे आदरणीय I&B मिनिस्टर साहब ने एक और बहुत अच्छी ऑफर हमको दी है और एक मंशा जाहिर की है कि मालाड में इनकी मिनिस्ट्री की करीब 240 एकड़ जगह है। उन्होंने हमको कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ हम लोग वहां पर क्रिएटिव इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको को क्रिएट करें, ताकि मुंबई आज हमारे देश का एक प्रकार से एंटरटेनमेंट कैपिटल है, उसको वर्ल्ड का एंटरटेनमेंट कैपिटल हम कैसे बना पाए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर के लिए केंद्र सरकार हमको साथ में लेकर इसमें अगुवाई करेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए बहुत बड़ी खबर है। सर याला जोडून विचारतो, तुम्ही इकडे इंडस्ट्रीसाठी पूर्ण मोठा प्लॅटफॉर्म तयार केला आणि जागतिक स्तराला हे प्रकारात होत आहे। दुसरीकडे विरोधक तुमच्यावर सातत्याने आरोप करतो की मुंबईतील बॉलिवूडच यूपीला घेऊन जाण्याचा कुठेतरी प्रकार केला जात होता सातत्याने। जागेचा प्रश्न असेल, सेटचा प्रश्न असेल किंवा परमिशनचा। नमस्कार वैष्णव जी, मैं प्रफुल्ल पटेल बोल रहा हूँ। प्रफुल्ल भाई एक मिनिट। हाँ बोलो। नाही असं आहे, पहिल्यांदा तर कोणीही फिल्म सिटी तयार करू शकतं, त्याच्यावर कोणाचं बंधन नाही आहे, पण जी नॅचरल इकोसिस्टीम फिल्म मुंबईमध्ये आहे ती इतर ठिकाणी तयार होणं कठीण आहे। त्यामुळे कोणी सेट्स तयार करून शूटिंग करता जागा उपलब्ध करून देत असेल तर त्याचं स्वागत आहे, पण मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री अन्यत्र जाईल असं शक्य नाही। उलट आता तर आम्ही जे क्रिएट करतोय त्याच्यामुळे वर्ल्डची फिल्म इंडस्ट्री आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुंबईमध्ये येईल। एक पहले एमओयू दोनों कर दें एक्सचेंज। एक हमको एमओयू एक्सचेंज करना है, वो हम करते हैं। आईआईसीटी के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक एमओयू हुआ है, वो अभी दोनों सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आपस में एक्सचेंज करें। आप आगे आ जाइए। ऐसा दिखाएंगे तो यू कैन शो इट लाइक दिस। जी धन्यवाद। एक करके आप इनको कुछ नहीं अपना परिचय भी दें और बताएं। विनोद यादव, दैनिक भास्कर सर, 1 मई से 4 मई के बीच में जो वैश्विक स्तर का इवेंट होने जा रहा है, दुनिया के कितने देश से लोग यहाँ पे आने वाले और कितनी लोगों की आने की तैयारियां हैं? 100 से भी ज्यादा देशों से लोग आएंगे। 5000 इसमें होगा, जिसमें वर्ल्ड्स हुज हु ये पार्टिसिपेट। देवेंद्र जी, अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस से एक सवाल जो अभी रिसेंट में है,
तहव्वुर राणा का भारत वापस आना कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है और महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के सपोर्ट में है और मुंबई पुलिस का, क्योंकि मुंबई से मामला जुड़ा है, तो कैसे? सर, तहव्वुर राणा क्या मुंबई में आएंगे, एक ऐड ऑन है। पहले तो मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि मुंबई पर हमला करने वाले हमलावरों को और विशेष रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा ऐसे तहव्वुर राणा को भारत सरकार ने सफलता के साथ भारत में लाया है और हमारी जस्टिस सिस्टम को हमारी न्याय व्यवस्था को उसे फेस करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहां पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष उन तमाम मुंबईकरों की ओर से जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस हमले में खोया है। जहां तक इसके जांच का सवाल है, इसको एनआईए लीड कर रहा है, एनआईए इसमें इंट्रोगेशन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से मुंबई पुलिस की ओर से एनआईए को जो भी इसमें आवश्यकता होगी वो सारी चीजें हम देंगे। इसको एनआईए तय करेगी कहां जांच करनी है, कहां ले जाना है या नहीं ले जाना है। एनआईए जो निर्णय लेगी वही निर्णय के ऊपर सारा काम होगा। अगर कुछ जांच में हम लोगों को सहभागिता देनी है, अगर एनआईए को लगता है तो वो हम करेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो एनआईए के माध्यम से हम लोग उसको लेंगे। लेकिन इस बारे में सारे निर्णय ये भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री और एनआईए करेगा। वो जो तय करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। एक सेकंड, आप एक करके पूछ लीजिए, उनको उनका नंबर है प्लीज। ही खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांकरता अतिशय समाधानाची बाब आहे की 26/11चा षड्यंत्रकारी तहव्वुर राणा याला भारतामध्ये आणण्याकरता भारत सरकारने जो प्रयत्न केला होता तो यशस्वी झाला आणि त्याला आता भारतीय न्याय व्यवस्थेसमोर आपल्या गुन्ह्याकरता सामोरं जावं लागेल। मी याकरता देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि भारत सरकारचे आभार मानतो, कारण कसाबला तर आपण शिक्षा दिली, पण षड्यंत्रकारी तहव्वुर राणा हा देखील एक प्रकारे आपल्या मनाला सातत्याने टोचणारी बाब होती आणि तो प्रयत्न सुरू होता, तो यशस्वी झालेला आहे। या संदर्भातलं इन्व्हेस्टिगेशन एनआयए लीड करत आहे, त्यामुळे इन्व्हेस्टिगेशन कसं करायचं एनआयएच ठरवेल। त्याच्यामध्ये त्यांना आवश्यकता असेल, काही असिस्टन्स हवा असेल तर मुंबई पोलीस तशा प्रकारचा असिस्टन्स देईल। मुंबई पोलिसांना जर काही माहिती ऍडिशनल हवी असेल तर एनआयएशी कोऑर्डिनेट करून या जी काही त्याची त्या ठिकाणी तपासणी चालली आहे त्याच्यामधनं ती माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न मुंबई पोलीस करतील। पण या संदर्भात त्याला कुठे न्यायचंय, काय करायचंय, कुठे तपासणी करायची आहे, याचे सगळे निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि एनआयए घेईल आणि जो निर्णय एनआयए घेईल त्याला पूर्ण मदत मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलीस करतील। Sir, one more thing, that Congress party was up in arms against RSS earlier and mentioned that RSS had this hand in the attacks which happened earlier in Mumbai, 26/11. Now the things are coming to closure. We are getting the information more and more. How do you look at this entire dynamics which has panned out for last several years? Importantly, now the key conspirators in India, it's a big diplomatic win for India as well as Congress and other opposition parties seem unimpressed today. देखिए, पहली बात तो जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि दुनिया के सामने जिस समय कसाब को फांसी हुई उस समय ये पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी, ये हमने प्रूव कर दिया। और आपको याद होगा उस समय
हम लोगों ने डेविड हेडली का बयान ये एक प्रकार से ऑनलाइन दर्ज कराया और उसके कारण उस समय भारत सरकार ने हमको मदद की और हम लोग उसको बयान को दर्ज कर पाए, जिसके कारण ये पूरा पाकिस्तान का षड्यंत्र है ये हमारे सामने स्पष्ट हुआ। इसलिए अब मुझे लगता है कि जो मूर्खतापूर्ण बयान है उसका जवाब तो भारत के न्यायालय ने दिया है, लेकिन आज इस बात का हम लोगों को बहुत संतोष है कि इस प्रकार का अपराधी जो हम चाहते थे कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने आए, वो आज हमारे हाथ में लगा है। आप सवाल ऐसा है कि एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहूर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो ये मैं वापिस आपको कहता हूं, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। हाँ, मैं एक सेकंड महेश, और अभी जरा ये जो कार्यक्रम चल रहा है इस पर आइए। महेश प्रफुल्ल पटेल जी बोलना चाहते हैं। तो प्रफुल्ल भाई कुछ बोलना चाहते थे। प्रफुल्ल पटेल जी आप कुछ बोलना चाहते थे। माननीय देवेंद्र जी, माननीय वैष्णव जी और सभी उपस्थित रेलवे के अधिकारी और गणमान्य मेरे साथी, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को और वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गोंदिया से बल्लारशाह लाइन का डबल लेनिंग करके ये बहुत अच्छा एक काम पूरा करेंगे, जिससे बैकवर्ड एरिया और खास करके हमारा जो विदर्भ, पूर्व विदर्भ है, नक्सल अफेक्टेड है, अंडर डेवलप्ड है, उसको और गति मिलेगी। और मैं क्योंकि गोंदिया का हूं और आपको मालूम शायद नहीं होगा कि माननीय देवेंद्र जी ओरिजिनली चंद्रपुर जिले के, तो हमारे दोनों जिले के लोगों को कनेक्ट करने का काम हो रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये लाइन जब पहली लाइन बिछी तब मैं उसके भूमि पूजन में था, मैंने उसके लिए बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्यवश ये लाइन को पूरा करते करते 25 वर्ष हो गए थे पहली लाइन को। तो मुझे अपेक्षा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सभी प्रोजेक्ट्स को और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बूस्ट मिल रही है उसका फायदा इधर मिलेगा। एडिशनली एक और बात जो है कि इस लाइन का एक एक्सटेंशन गढ़चिरौली तक जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देवेंद्र जी के खास करके प्रयत्नों से महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली को एक बहुत बड़ा वहां पर स्टील हब बनाने का निर्णय लिया है और बहुत सारा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वहां गढ़चिरौली में आने जा रहा है। तो ये लाइन एक्चुअली वो लाइन को, मतलब वो सारे प्रयासों को मदद करने वाली ये लाइन रहेगी। तो इसके लिए भी देवेंद्र जी को भी मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गढ़चिरौली के और पूरे इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ध्यान दिया है। मैं ये वेव्स के बारे में जो आपने संकल्पना की है, मुंबई को सही में और महाराष्ट्र को ग्लोबल मैप पे लाने के लिए ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स की जरूरत थी, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र पिछले कई वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में पीछे पड़ते जा रहा था। और माननीय देवेंद्र जी ने 2014 से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ये सारी चीजों की वजह से आज मुंबई की स्काईलाइन बदल रही है, मुंबई का प्रोफाइल बदल रहा है, मुंबई की अर्थव्यवस्था बदल रही है। तो ये सारे जो आपके प्रयास है उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और खास करके पूर्व विदर्भ के लिए जो ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट देने वाला और कनेक्टिविटी को बूस्ट देने वाला ये कॉरिडोर जो हो रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। और गढ़चिरौली तक की लाइन जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मुझे विश्वास है, क्योंकि वैष्णव जी का भी जो काम है शांत स्वभाव के हैं, लेकिन वो डूअर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये लाइन भी जल्दी से जल्दी पूरी हो, ये मैं उनको गुजारिश करते हुए एक अंत में एक ही रिक्वेस्ट है कि गोंदिया से बल्लारशाह के बीच में 2-3 ऐसे स्टेशन है, सौंदड़ और मोरगांव अर्जुनी जैसे, क्योंकि ये लाइन पूरे बैकवर्ड और जंगल और नक्सल एरिया तीनों से गुजर रही है। तो
तो उसमें जो एक दो जगह पर स्टॉप्स देना जरूरी है वो आप जरूर दीजिए, क्योंकि अगर इन लोगों को, वहां के रहने वालों को अगर कुछ थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी मिलती है तो वो पिछड़े हुए एरिया के लोगों को भी जो आज पिछड़ापन महसूस होता है वो नहीं होगा, और वो छोटे टाउन्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट अपने तहसील हेडक्वार्टर्स है, सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, उनको भी चालना मिलेगी। इतना कहते हुए फिर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णव जी आपको भी बहुत धन्यवाद। IICT भी आप जो दे रहे हैं मुंबई के लिए, इसके लिए भी विशेष करके धन्यवाद। और देवेंद्र जी आप ऐसे ही नेतृत्व महाराष्ट्र का सक्षम तरह से और एक फ्यूचरिस्टिक तरह से करते रहे, यही शुभकामना देते हुए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक सेकंड महेश, एक सेकंड साथियों एक ये जवाब दे देता हूं। एक महत्वाचा प्रश्न विचारलेला आहे। कोकण रेल्वेच्या संदर्भात आम्ही केंद्र सरकारला विनंती केलेली आहे की कोकण रेल्वेला रेल्वेचा भाग करून रेल्वे मिनिस्ट्रीने त्याला सामावून घ्यावं, त्याचं नाव कोकण रेल्वेच राहू द्यावं आणि सगळी इन्व्हेस्टमेंट ही आता केंद्र सरकारने त्याच्यामध्ये करावी, अर्थात आमचा हिस्सा आम्ही देऊ। पण आज आपण पाहतोय की कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन असल्यामुळे त्याच्यामध्ये लाईनचं डबलिंग करणं, त्याच्यामध्ये नवीन रूट्स तयार करणं, नवीन स्टेशन तयार करणं, याचे कुठलेही पैसे हे कॉर्पोरेशन जवळ नाहीत। त्यामुळे गोव्यानेही ती विनंती केली आहे, कर्नाटकने विनंती केली आहे आणि आम्ही विनंती केली आहे की केंद्र सरकारने त्याला सामावून घ्यावं आणि माननीय मंत्री महोदयांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे। एक सेकंड होल्ड, आता मंत्री महोदय काय सांगते? मंत्री जी जवाब दे लीजिए। मुंबईतील रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाची तेच दाखवतात। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और इसी के लिए आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में कुल मिला के 132 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है और पूरे भारत में 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। ये विश्व में, पूरी दुनिया में इससे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम और कहीं नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है और करीब करीब सभी जगह स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया बन रहा है। और चालू स्टेशन जब ट्रैफिक चलता है उसमें करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कई देशों में इस तरह के प्रोग्राम जब एक स्टेशन का प्रोग्राम लेते हैं तो 10 साल का, 12 साल का, कहीं कहीं 15 साल का प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जिसमें तेजी से काम बढ़ रहा है। तो आपको एक छोटी सी बहुत क्विकली फ्लिप थ्रू करूंगा इस प्रेजेंटेशन के से, जिससे कि आपको कंप्लीट 132 स्टेशंस का एक व्यू मिले, क्या काम चल रहा है। यह है अजनी स्टेशन। पूरे प्रेजेंटेशन में आप 4 ब्लॉक्स देखेंगे। 4 ब्लॉक्स में इतना शार्प क्यों नहीं आ रहा है? तो उधर से दिखता होगा वैसे। एक इसमें पूरे ब्लॉक में एग्जिस्टिंग और कैसा उसका प्रपोज्ड डिजाइन है, अभी काम कैसा चल रहा है वो दिखाया गया, राइट। इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर इस पूरे प्रेजेंटेशन का है, जिसमें चारों ब्लॉक्स में बेसिकली चारों चीजें आ जाती है। नागपुर, अगेन नागपुर की हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए काम तेजी से चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, ये पूरे महाराष्ट्र के एक एक स्टेशन का वेरी क्विक प्रेजेंटेशन है। जालना की जो डिजाइन है वो इस तरह की डिजाइन है और काम करीब करीब 3rd फ्लोर तक कंप्लीट होने को आया है और फिनिशिंग के स्टेजेस पे जा रहा है। वैसे ही संभाजीनगर का ये डिजाइन है और काम बहुत तेजी से 2nd फ्लोर के ऊपर पहुंचने लग गया ऑलरेडी। दोनों साइड की, सब जगह दोनों साइड की एंट्रीज होंगी। वैसे ही छोटे स्टेशन भी रोटेगांव, अहिल्यानगर, बाइकुला, चिंचपोकली, चरनी रोड, CSMT, ये तो बहुत ही विशाल काम है, बहुत बड़ा काम है। 1800 करोड़ रुपीस का काम है और जब बनेगा तो ये बेसिकली ये डिजाइन रहेगी। ये डिजाइन अगर हम देखें, इसके इक्विवेलेंट जो स्टेशन था किंग्स क्रॉस स्टेशन यूके में, लंदन में, वाली स्क्रीन दिखाओ जरा, क्यों नहीं हो रही? तो किंग्स क्रॉस स्टेशन है, उससे बेटर इसकी डिजाइन है और उससे भी बेटर ये
कंप्लीट होने पर लगेगा और बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारी क्रेन्स लगी हुई हैं। अगर आप उस तरफ जाएं तो जरूर कवर करें ताकि सभी को ये एक बार देखने को मिले। ऐसे ही छोटे स्टेशन, लोअर परेल, मरीन लाइन्स, सैंडर्स रोड, मुर्तियाजपुर, बडनेरा, मतलब ये आप देखो मोदी जी का जो विजन है कि केवल बड़े स्टेशन नहीं बल्कि छोटे स्टेशन और मीडियम साइज के जो स्टेशन हैं उन पे भी उतना ही ध्यान दें। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव गांव जुड़े, वैसे ही मोदी जी के इस अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम से छोटे कस्बे और छोटे शहर भी उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। बारामती, वेलकम टू अ सिस्को मीटिंग, बहुत ही सुंदर स्टेशन, मॉडर्न स्टेशन बन रहा है। वैसे ही दौंड, उसके आगे केड़गांव, उसके फिर पर्ली बैजनाथ, सब जगह बहुत तेजी से काम चल रहा है। भंडारा रोड, गोंदिया, तुमसर रोड, तितवाला, शेगांव में तो बहुत प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, गणपति महाराज का मंदिर है। पल्लार शाह, जिसका भी रेलवे लाइन भी अप्रूव हुई। चंद्रपुर बहुत सुंदर बन रहा है, चंद्रपुर का स्टेशन भी ये पूरा उसका डिजाइन है। चांदा फोर्ट, अगेन एक अपनी इतिहास को साथ में लेते हुए स्टेशन का डिजाइन। धुले, लसलगांव में और भी कई फैसिलिटीज क्रिएट हो रही हैं जो कि हमारे किसानों के लिए, शेतकारियों के लिए फायदे की होगी। मनमाड बड़ा जंक्शन है। नागरसोल, नंदगांव, आमगांव, वर्षा, मॉडर्न डिजाइन है। हथकनंगले, हिमायतनगर, हिंगोली, किन्वत, चालीसगांव, बहुत सुंदर डिजाइन है, एकदम मॉडर्न, आज के समय के हिसाब से। अमलनेर, धरनगांव, पचोरा जंक्शन, सब जगह देखो काम सब जगह चल रहा है। ये दिखाने का मेन पर्पस ये था कि काम कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 1000 स्टेशन का फाउंडेशन 2023 में किया था और हम 2025 में अभी विद इन 2 years इतनी अच्छी प्रोग्रेस है। देवा, अलग अलग स्टेशन की अलग अलग डेडलाइन रहेगी। स्मॉलर वंस विल गेट कंप्लीटेड। अभी 104 स्टेशन कंप्लीट हो गए ऑलरेडी, जिसका इनॉग्रेशन अभी